हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज मैं आपके लिए यूनिट 8 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो आपको कंप्लीट कर दिया था हमने। और जिसने नहीं देखा तो वो जाके वीडियो में देख ले। ये आपके जो जुलाई 2021 है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और जो भी आगे जो एग्ज़ाम आएंगे जुलाई में, जो दिसंबर में आएंगे, चाहे जो अगले तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि कैलकुलेट दी फोर्स कांस्टेंट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इफ़ दिस कंपाउंड absorb at 2.143 into 10 to the power 5 meter minus 1 and its reduced mass is 1.139 into 10 to the power minus 26 kg। कि आपको इसमें फोर्स कांस्टेंट पता करना है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। आपको अगर कंपाउंड अब्जॉर्ब दे रखा 2.143 10 की पावर 5 मीटर माइनस 1 और आपको रिड्यूस्ड मास कितना दे रखा है 1.139 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 क्या है केजी आपको दे रखा है। ठीक है, तो यानी फोर्स कांस्टेंट को दिखाते हैं हम के से। ठीक है, जो आपको पता करना है म्यू आपको रिड्यूस्ड मास रिड्यूस्ड मास को दिखाते हैं आपको म्यू से, जो कि आपको दे रखा है 1.139 10 की पावर 26 केजी। ठीक है, और जो कंपाउंड अब्जॉर्ब है उसको वी नॉट के बार से दिखाते हैं, जो कि आपका 2.143 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपका क्या है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके इग्नो के पेपर में भी आपको क्या है देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये 2020 में नहीं आया तो आपको सही कहीं ये दिख जाए। अब आप बोलेंगे कि यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको इतना लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे ना, जब इसका आंसर निकालेंगे आपका, तो ये रूट में भी है, तो इसका आंसर जब निकलेगा तो बड़ा आंसर निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्योंकि पेपर में सेम एज इट इज देगा, क्योंकि वैल्यू ये क्या नहीं कर सकता, इसमें बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बदलेंगे तो यहाँ पर जो रूट भी है ये, तो इसकी वजह से जो वैल्यू है वो अलग आती है। इसलिए जो एग्जामिनर है वो क्या नहीं करेगा, वो सेम एज इट इज ऐसे रहेगा। तो मेरा जो ये आपसे कहना है कि आप इसका डायरेक्ट क्या कर ले, जैसे हमें आपको फोर्स कॉन्स्टेंट पता करना है ना, तो आप इसका जो फोर्स कॉन्स्टेंट है ना वो सीधा आपको दिमाग में याद कर लो कि इसका आंसर 1857 आएगा। एक आप ये चीज़ याद कर लो कि आपको क्या है, जब भी आपको ये फोर्स कांस्टेंट पूछेगा आपका किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए 1857। इसको याद कर लो कि ये आपका न्यूटन मीटर माइनस 1 ये आपका आंसर आएगा कभी भी अगर फोर्स कांस्टेंट पूछ लेता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आप इसके फॉर्मूले पे जाएं। इसके बाद इसका फॉर्मूला याद कर लें कि जो फॉर्मूला होता है इनके बीच का वो होता है वी नॉट बराबर 1/2 पाई गुणा सी और अंडर रूट में के अपॉन म्यू, जहाँ पर के फोर्स कांस्टेंट होता है, म्यू होता है रिड्यूस मास और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैं आपको ये पहले चैप्टर में यहाँ पर पहले जो क्लासेज हुए इसमें पढ़ा चुका हूँ। जो यहाँ पर जो सी होता है, ठीक है, वो आपको क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम। अगर आपको थोड़ा और जाएंगे डिटेल में जाएंगे तो आपको ये क्या है रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये सब पे स्क्वायर चढ़ेगा। हम इसका भी स्क्वायर करेंगे और इस पूरे का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, इसका तो स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर। अब ये जो यहाँ वाला था ये यहाँ चला जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। स्क्वायर करें तो पाई स्क्वायर सी स्क्वायर। अब स्क्वायर से जब ये करेगा तो ये जब स्क्वायर इसका करेंगे तो इससे ये रूट कट जाएगा, और क्योंकि हमें के निकलना है तो इससे जो यू है वो भी सारा यहीं चल जाता है। ठीक है, और अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें अब जो वैल्यू दिया है उसको हम पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या हो 3.14 होगी, 2.199 क्या 8 होगी, ये सी की वैल्यू आपकी 2.998 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड माइनस 1। ठीक है, और 2.143 क्या दिया हुआ आपको यहाँ पर, ये आपका दिया वी नॉट बार। ठीक है, वी नॉट बार यानी कंपाउंड जो अब्जॉर्ब हुआ है वो आपको दिया हुआ है, और इंटू 1.139 10 की पावर 26 केजी आपको दिया है रिड्यूस मास। तो आपको रखेंगे तो आपका ये आएगा 1857।
उससे बढ़िया मैंने आपको जो बताया कि अगर आपको सीधा ये अगर क्वेश्चन में आ गया कि फोर्थ कांस्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड का, सीधा आपको आंसर याद करना है। इसका आंसर याद करके लोगों कितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा याद करने में कि इसका आंसर कितना होता है 11857 न्यूटन माइनस 1। पहली चीज़ आंसर याद कर लो, उसके बाद इस वैल्यू को जो इसका फॉर्मूला वो याद करके रख लो। अब तुम्हें ना स्क्वायर करने की ज़रूरत है ना कुछ, बाकी उसमें खाली जो वैल्यू जो दिया है उसको पुट करो और सीधा आंसर लिख दो, क्योंकि तुम्हें आंसर तो याद है ही। तो इसका आंसर क्या है, ऐसे करके तुम कर सकते हो। ये हर एक नहीं, क्योंकि इसमें जो अगर एग्जामिनर अगर इसमें वैल्यू देगा तो ये कॉम्प्लेक्स कर देगा उसके लिए, इसलिए जो क्या है ये इसमें वैल्यू क्या है एग्जामिनर क्या है बदलेगा नहीं, सेम एज इट इज़ ही रखेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और 2020 में नहीं आया है। तो क्या है कि ये आ सकता है, क्योंकि इस मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मैक्सिमम 5 से 7 नंबर ये अकेला चैप्टर ले जाता है। 5 से 7 नंबर का ये इसमें क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन आंसर बनता है, और एक 5 नंबर का बनता है। या तो इसके साथ पूरे चैप्टर में ये वाला आएगा 5 से 7, या फिर ये मिक्स करके आएगा, इससे पहले वाला चैप्टर और इसको मिक्स करके 5 से 7 नंबर का आएगा। तो इसे आपको इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर होने वाला है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डू यू एक्सपेक्ट दी फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है और ये आपका 2 नंबर में आया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है कि नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन पता करने हैं आपको किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और CHCl3 के आपको नॉर्मल मोड पता करना है। ठीक है, और नॉर्मल मोड पता करने के लिए आपको क्या है फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर ये चीज़ दिए हुए अगर ये चीज़ है CO2 है, SO2 और एक ये CHCl3, अगर ये कंपाउंड है, अगर लीनियर स्ट्रक्चर आपको देते हैं, ये कंपाउंड अगर लीनियर स्ट्रक्चर देते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है 3n-5। अगर ये नॉन लीनियर होते हैं तो ये आपको कौन सा स्ट्रक्चर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बनेगा 3n-6, जहाँ पर आपका n क्या होगा, नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये कंपाउंड आपको दिए हुए, कोई सा भी कंपाउंड आपको दिया, अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर आपको देते हैं जो कि आपको हाइब्रिडेशन से पता चलेगा। ठीक है, अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं देते, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर चलेगा, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स है। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है CO2 है, सबको पता है कि जो CO2 है एक लीनियर स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, क्या है, सबको पता है कि जो CO2 है वो ये देता है, ये होता है O, ये होता है C और ये होता है O और ये होता है O। तो ये इसका क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है, लीनियर स्ट्रक्चर देता है। अब मैंने कहा अगर लीनियर स्ट्रक्चर देगा तो 3n-5 फार्मूला मैंने लिखा 3n-5। अब मैंने कहा यहाँ पर जो n क्या होता है, नंबर ऑफ़ एटम्स होगा। तो एटम्स क्या होंगे, ऑक्सीजन में कितने हैं, 2, और एक क्या है कार्बन, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो इसलिए 3 इंटू n की जगह 3 आ गया, माइनस का 5, 3 3 9, 9 में से 5 गया 4। तो इसका जो नॉर्मल मोड्स कितना आ गया, 4 आ गया। अब ऐसे मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का निकाला। सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, मेरे को पता ही है पहले से कि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर ये है। अब आपको ना ये नहीं कर, आपको या यही 2 देगा मैक्सिमम, ये 2 देगा, और आपको ये करना, आपको ये ध्यान रखना है कि एक ओनली कार्बन डाई एक ऐसा है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। बाकी आपको जितने भी दे देगा, चाहे आपको SO2 चाहे CHCl3 दे दे आपको, इसके सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे, नॉन लीनियर आपके स्ट्रक्चर होंगे। ओनली CO2 है जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना 3n-5 का, बाकी सब में आपको 3n-6 का। अब मेरे को पता है कि जो SO2 है वो एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो मैं क्या फॉर्मूला पुट करूँगा, 3n-6 का वो फॉर्मूला इसमें मैं पुट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, मैंने कहा नंबर ऑफ़ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने इसमें, ऑक्सीजन पे 2 है और सल्फर पे 1 ये है, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो ये 3 3 9 माइनस का क्या हो गया, 9 में से 6 गया, यहाँ पर 6 आना था, सॉरी 6, 9 में से 6 गया तो कितना आएगा, 3। ऐसे क्या है आपका CHCl का देखते हैं, ये भी नॉन लीनियर है। तो ये अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक तो 3 चीज़ आपको ये देगा, ठीक है, और 2 चीज़ ये। अब इससे बाहर आपको नहीं देगा, ये 5 है, 5 में से आप देख रहे होंगे ओनली जो CO2 है एक ऐसे, ये इथेन है, इथेन भी आपका क्या है, नॉन लीनियर है। इथेन भी क्या है आपका नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, और बेंजीन भी आपका क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो इसमें सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा 3n-6 का। ठीक है,
कुछ नहीं है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 100% है कि जो CO2 और SO2 इसके कुछ नहीं देगा। और आपको सिर्फ इतना दिमाग में याद रखना है कि ओनली CO2 एक ऐसा है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर देता है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल अब्जॉर्ब एट हायर वेवलेंथ, रीजन यूर आंसर। कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, कि इन दोनों में से आपका जो वेवलेंथ है वो हायर कैसे पता चलेगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे तो आपको फोकस करना है यहाँ डबल बॉन्ड पे। चाहे आपको मैक्सिमम तो ये देगा, अगर आपको कोई ऐसे मतलब कोई अगर एक्स्ट्रा देता है तो भी आपको वहाँ पर डबल बॉन्ड पे फोकस करना है कि जगह यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बना रहा है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा, तो इसमें एक सिग्मा पाया एक पाई पाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं, तो मैंने देखा एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको ये मिल रहा है और एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर ये मिल रहा है। तो इसमें से भी एक सिग्मा निकलेगा, एक पाई निकलेगा, इसमें से भी एक सिग्मा निकलेगा, एक इसमें से पाई। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, इसमें पाई कितना बॉन्ड है, पाई इसमें क्या एक ही पाया गया है। आपको दूसरे वाले में कितना देखने को मिला, एक पाई, और एक पाई कितना हो गया, 2 पाई। तो किस में ज़्यादा पाई है, ये। तो जिसमें जिसका ज़्यादा पाई होगा बॉन्डिंग करेगा, उतना ही उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको फोकस करना है पाई पे, सबसे आपको फोकस करना है किस पे, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड पे फोकस करना, उसके बाद देखना है कि किस पे ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है। जिस पे ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं उसका ज़्यादा क्या निकलेंगे, आपको पाई निकलेंगे, उसी का ज़्यादा क्या होगा, वेवलेंथ होगा। अब इसको जो टेक्निकल नेम देते हैं कि क्या बोलते हैं कि इसका कॉन्जुगेट ज़्यादा होगा। ठीक है, किसका क्या होगा, कॉन्जुगेट। तो इसने का रीज़न देने के लिए तो क्या रखेंगे, इसका ज़्यादा होता है, इसका क्या, जिसका ये ज़्यादा पाई बॉन्ड है, इससे ज़्यादा, क्योंकि कॉन्जुगेशन क्या होता है, पाई को एक टेक्निकल नाम दिया है उसके कॉन्जुगेशन से। ठीक है, इसका कॉन्जुगेशन क्योंकि ज़्यादा है इससे, इसलिए इसका वेवलेंथ ज़्यादा है टेक्निकली। ठीक है, टेक्निकल ये है, लेकिन आपको सोच के क्या चलना है कि डबल बॉन्ड आपको पकड़ना है, उसमें से देखना है ज़्यादा बॉन्ड किसके हैं, और सिर्फ इतना लिख देना है कि बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन आपको लिख देना है, बस इतना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ OH बॉन्ड if the force constant and reduced mass of the atom pair are 770 Newton minus 1 and 1.563 into 10 to the power minus 17 minus 27 kg respectively। अब आपको ये सेम जैसा मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, सेम ये एज इट इज़ है। वहाँ आपको क्या पूछा हुआ था, फोर्स कांस्टेंट पूछा हुआ था, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मतलब कि आपको लगता है ये, तो आप उसको ना, क्योंकि एक ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में। ठीक है, हल्के में ना ले कि ये नहीं आएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये ऐसे ही नहीं है कि ये खाली नहीं आएंगे। ठीक है, अगर 5 मिनट भी खाली ऊपर से वीडियो देखते हैं और जिस दिन आपका पेपर आएगा उस दिन मेरी एक बार वीडियो देखना, आपको 15 से लेकर 20 मार्क्स तक आपको मेरे उसमें से मिलेंगे, पासिंग मार्क्स से ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है कि आपको जैसे अब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ OH बॉन्ड, इसमें भी आपको क्या है, आपको नंबर बदल के नहीं देगा, आपके डिज़ाइन नहीं बदल सकता, क्योंकि ये यहाँ पर इसमें क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। ये आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देगा कैलकुलेशन जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए ये क्या है, सेम एज इट इज़ ऐसी नंबर ही रहने देगा जो है। तो उसमें खाली आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ OH बॉन्ड है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ OH बॉन्ड है, तो क्या कर लो, आप उसका आंसर याद कर लो। आप उसका आंसर याद कर लो और उसका फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और अब क्या कर लो, फॉर्मूला लिख दो और आपको उसमें जो वैल्यू दी गई है उसको लिख दो, और आंसर तो आपको पता है ही, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, सरल बन जाएगा। तो ये तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने सिर्फ इसका आंसर याद करा। फ्रीक्वेंसी ऑफ OH बॉन्ड का जो आंसर निकलेगा मेरा वो क्या है, 1.117 इंटू 10 टू द पावर -14 हर्ट्ज निकलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मेरे को थोड़ा याद करना है। ये सेम एज इट इज़ पहले क्वेश्चन वाला है कि उसमें क्या निकाला था, V0 दिया था, यहाँ क्या रख दिया, फ्रीक्वेंसी निकालना तो फ्रीक्वेंसी रख दिया 1/2 पाई। पिछले क्वेश्चन में C भी था, यहाँ C नहीं है
बस ये चीज़ करना है, आपके लिए आसान पड़ जाएगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ, जैसे फ्रीक्वेंसी पूछी है OH बॉन्ड की, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। और हमें क्या दिया हुआ आपका फोर्स कांस्टेंट के दिया, वहाँ के निकालना था। यहाँ फोर्स कांस्टेंट दिया 770 न्यूटन -1, ठीक है। और आपका क्या दिया, रिड्यूस्ड मास दिया 1.563 इंटू 10⁻27 kg। तो आप क्या है इस वाले फॉर्मूले रखेंगे, ठीक है। तो 1/पाई का फॉर्मूला आपको 3.14 √k/μ। अब वहाँ पेपर में आपके पास इतना टाइम होगा नहीं 1.5 घंटे में, अगर आप आधा घंटा इसी पे निकाल देंगे तो फिर तो तब तो आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि मेरी सलाह ये है कि आप इसका आंसर याद कर लें। और फॉर्मूला याद करने में मेरे को नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट आपको ये याद करने में लगेगा। और फॉर्मूला याद कर लो और सीधा सब कुछ पुट दिया हुआ है वहाँ रखो और आंसर आपको याद है, आंसर निकाल लो आपको, ठीक है। तो इसके बाद आप सब चीज़ वैल्यू रखेंगे तो आपका ये आंसर क्या है आ जाएगा। मैंने रखा यहाँ पर 1/2 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू √770 न्यूटन -1। ये आपका क्या था, के फोर्स कांस्टेंट था और ये आपका था म्यू। और इसकी जो आंसर मैंने कहा कि क्या था 1.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब क्या है, ये क्वेश्चन तो वैसे पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन क्या है चांसेस पूछ सकता है, क्योंकि जैसे आपका ये पूछा गया था कि जो किसकी हायर वेवलेंथ है, तो पूछ सकता है कि भाई की किस फंक्शनल ग्रुप की कैसी फ्रीक्वेंसी, उसको मैच करो। 2 क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी क्या है याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर CC बॉन्ड बन रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ऐसे याद कर लो। CC बॉन्ड की अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है CC, तो इसकी सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ये देखो जैसे आपके देख रहे हो 900, इनमें से आप देख रहे हो सबसे 900 कम इसकी है। अगर ऐसी आपने देखा, फिर यहाँ देखा आप देखो कि CC के साथ अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो यानी थोड़ा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो इसका कितना बढ़ गया 1650। अगर सिंगल बॉन्ड था CC के बीच में सबसे कम, अगर डबल बॉन्ड आ गया CC के बीच में तो थोड़ा बढ़ गया। अब आपको पता है कि जब अब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जब किसी पे भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब तो वैल्यू इसकी क्या है बढ़ने वाली है। तो 22100 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि एक ये बिल्कुल ही अलग चलेगा, सिंगल बॉन्ड और H। आप ये याद रख लो कि सिंगल बॉन्ड और H क्या है, इन दोनों को तोड़ना मुश्किल है। तो ये सबसे ज़्यादा ऐसे करके याद कर लो कि सबसे ज़्यादा क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग होगी, इनको तोड़ना सबसे कठिन, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होगा सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसकी होगी। अगर कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड होगी तो उससे थोड़ा ऊपर आएगा। अगर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले से थोड़ा ऊपर आएगा। और बाकी जो CH तो सबसे अलग ही है, तो इसको क्या है सबसे ये हाई हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके ये याद कर सकते हैं। लेकिन ये पेपर में आया हुआ नहीं, तो क्या शायद ये पेपर में आ जाए 2 नंबर में, तो इसलिए तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि कंपाउंड X एग्जिबिट कर रहा है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ 245 मीटर स्क्वायर मोल -1 एट 450 नैनोमीटर। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इन अ सॉल्यूशन विल कॉज a 25% decrease in the intensity of 450 nanometer radiation when the solution is placed in a 0.01 meter absorption cell। कि कंपाउंड X दे रखा है, कोई कंपाउंड X है जिसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है कितना है 245 मीटर स्क्वायर मोल -1 है, 450 नैनोमीटर पर उसका क्या है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इतना दे रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो, ये क्वेश्चन में पता करना। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इन अ सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाए जिससे कि 25% इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। क्या हो जाए 25% इंटेंसिटी कम हो जाए 450 नैनोमीटर रेडिएशन पर। अगर वैन दी सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन इसका एप 0.01 में रखा जाएगा तो 20% कम हो जाएगा कितने उसके कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। तो ये है, तो आप क्या है अब यहाँ देखेंगे ये किससे पता है, ये भी आपका क्या है प्रीवियस, ये आपका भी प्रीवियस ईयर पेपर आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, ठीक है। और ये 2020 में भी नहीं आया है, ये 2020 में अभी तक नहीं आया है, तो क्या शायद आपको 2021 में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, हल्के में मत लेना। 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसको
देख लेना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है 2-3 चैप्टर का, जहाँ शायद आपको एक दिन लगेगा। जो मैंने आपको वीडियो दिया, अगर उससे बाहर आए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन, इसी के अंदर से क्वेश्चन मिलेगा। जब पेपर के दिन जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्या मान लेते हैं कि हम इसमें, आपने कहा है कि जो इंटेंसिटी में ना 25% डिक्रीज़ हुई है, तो मैं क्या मान लूँ कि जो आई नॉट है ना, वो क्या था 100% गई हुई थी, लेकिन उसमें से 25% कम होगी, तो कितना बचा 75%। तो उसको क्या बोलते हैं, अब्जॉर्बेंस बोलते हैं, आई नॉट और आई टी, ठीक है। तो यानी 100 टोटल था और गया 75, ठीक है। गया कितना, बचा कितना, 75 बचा, क्योंकि 25% तो कम हो गया, बचा कितना 75। अब ये क्या कहता है, बी लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, बी लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, जो लॉग आई नॉट अपॉन आई टी होता है वो बराबर होता है ई मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब यहाँ पर जो ई क्या है, एप्सिलॉन है, जो आपको दिया हुआ है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट वो आपका क्या है, ई है, जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। एक्स आपका यहाँ दिया हुआ था, क्या हुआ था, व्हेन द सॉल्यूशन इज प्लेस 0.01 मीटर। अब इसको मैंने क्या बदल दिया, इस क्या दिया था मैंने 0.01, इसको मैंने हटाया, इसका पॉइंट हटाया और इसको नीचे में लिख दिया मेरा 100। तो मैंने इसको क्या कर दिया 10 की पावर माइनस का 2, इसको मैं ऊपर ले गया तो 10 की पावर माइनस का 2 में मैंने इसको, तब जाके मैंने इसको ऐसे करके बदल दिया, ठीक है। समझ, दोबारा देखो, ठीक है। ये था 0.01, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को हटाया, नीचे लिखा मैंने 100, ठीक है। अब 1/100 हो गया। इस 100 को मैं जब ऊपर ले जाऊँगा तो ये पॉजिटिव में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर। तो ये था, ये एप्सिलॉन आपको दिया हुआ था, जिसको हम क्या होता है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट 245 मीटर स्क्वायर। एक्स आपको पता है, आपको यहाँ क्या पूछा हुआ था मैंने पहले कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी, और ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में आपको क्या लिखना है, क्या निकालना है, सी निकालना है। सी को यहाँ फेंक दो, ठीक है, या फिर सी को यहाँ रहने दो, सी को यहीं रहने दो। इस ई के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपका मन है आप वैसा इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सी निकाला हमने, लॉग आई नॉट डिवाइडेड बाई आई टी अपॉन क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ई मल्टीप्लाई बाई एक्स। सी की लॉग 100, आई मैंने कितना बताया था 100, और टी कितना बताया था 75, ठीक है। अपॉन में ई कितना है 245 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो आपका जो सी आएगा वो कितना आएगा 0.050 मोल माइनस की पावर 3, ये आएगा। अब यहाँ देखो लॉग है, अब आपको वहाँ लॉग निकालने के लिए तो चार्ट आएगा नहीं, और आपको पता है कि सेम क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये भी है कि आपको वहाँ लॉग निकालने के लिए देगा नहीं, ठीक है, और जो दिया होगा वो यही देगा, ठीक है। तो उससे बड़े क्यों ना आप इसको याद कर लें और एक ये फॉर्मूला ना याद कर लें, ठीक है। तो पक्के 5 नंबर तो हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। अब उसके बाद बी, ये आपका बी नंबर से क्वेश्चन था, इस पर एक और क्वेश्चन है तो मैं आपको वो भी करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका बी लैम्बर्ट थ्योरम पे और ये भी आपका आया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सारे तो आए हुए हैं, ठीक है, सारे तो आए हुए हैं तो क्या करें क्या नहीं करें। मैंने आपको पहले बता दिया 7 से 8 नंबर में। अगर मैं इतना वैसा होता कि क्या भगवान होता कि भाई मैं तुम्हें बताता सेम ही। अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर वो आपको 5-6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा आपको, 1 से 1.5 घंटा लगेगा उसको करने में, ठीक है, और कमी लगेगा। अगर उसमें आपके 5-7 नंबर बन जाते तो कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको यही, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने में बैठेंगे तब आपका 1.5 या 2-3 घंटे तो आपको पढ़ने में लग जाएंगे, फिर आपको रिवीजन करने में। तो यही चीज़ है, ठीक। अगला क्वेश्चन भी इसी पे ही है, बी लैम्बर्ट थ्योरम पे है, लेकिन ये थोड़ा सरल है आंसर, ये थोड़ा सिंपल है। और इसमें क्या है, जो वैल्यू है ना वो आपको एग्जामिनर वैल्यू चेंज कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो इसमें जो ये डिजिट है, इसमें डिजिट आसान दी है, डिजिट क्या आसान है, सॉल्व करना आसान है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम है 400 नैनोमीटर, अब्जॉर्बेंस ऑफ इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, और उसका सी मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन 132, इसका जो अब्जॉर्बेशन और सॉल्यूशन का वो 0.465 है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा 132 mg सेंटीमीटर पर क्यूब दे रखा है, माइनस का 3 क्यूब दे रखा है। इफ़ ए टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड गेव एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ, पहले इतना दिया था अब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन में,
अब दे दिया इतना, जब हमने टेस्ट करा तो 0.501 दे दिया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन पता करना है इसका, इस चीज़ वाले का। पहले वाले का तो अब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखा है। अब दूसरा वाला जब हमने दोबारा टेस्ट करा उस सॉल्यूशन का, तब जाके ये इतना निकाला, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो बी लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता सी, यानी जो अब्जॉर्बेंस होगा ना सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन को जो अब्जॉर्बेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने क्या मान लेते हैं कि जो A1 और A2, क्योंकि दो दो चीज़ें दी हुई है, एक बार सॉल्यूशन दिया हुआ था, एक बार हमने दोबारा उसको क्या करा, टेस्ट करा, तब जाके हमने दोबारा उसमें क्या पाया, चेंज पाया। तो इसलिए हमने क्या A1 और A2 आर दी अब्जॉर्बेंस वैल्यू, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन एंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2, ठीक है। तो हमने कहा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है, तो A1 भी क्या होगा, C1 के प्रोपोर्शनल होगा, और A2 भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल C2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/C1 बराबर A2/C2। अब हमें A1 पता है, पहले कितना था, अब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 0.065, हमने यहाँ लिख दिया। बाद में कितना पाया हमने, 0.501 लिख दिया। इसका पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था, 132। दूसरे वाले का निकालना है तो C2 उसको रख दिया। अब इसी फॉर्मूले पे पुट करना है, ठीक है। अब इसको मैंने C2 यहाँ आ गया, ठीक है, C2 कहाँ गया, C2 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाएगा और ये A1 नीचे आ जाएगा। C2 की वैल्यू रख दो। अब ये देखो, आप देख रहे होंगे इसमें वैल्यू देखो कितना आसान आसान वैल्यू है, तो इसमें ना लॉग है ना रूट है, तो इसमें वैल्यू बदल सकता है। ये इसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इसमें आपको खाली वैल्यू देखने, वो फार्मूला देख लेना है कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादा आसान ही है, ठीक है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है तो A1 C1 और A2 C2 है, ठीक है। तो ये चीज़, और इसमें C2 की वैल्यू 142 mg सेंटीमीटर माइनस की पावर 3 ये आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक करा दिए हैं। ये आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड पार्ट, फर्स्ट मैंने पार्ट आपको करा दिया, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आप चाहे भले एक बार इसको देख लें, अगर आपका ये अगर आपने इसको नहीं देखा, अगर आपने इसमें से नहीं करा और बाद में पेपर में आ गया, तो आप पछताएंगे कि एक बार अगर मैं इसको देख लेता, क्योंकि मैं बाकी चीज़ तो कर रहा हूँ, अगर इसको भी मैं 2-4 क्वेश्चनों को इन्हें भी देख लेता तो शायद क्या मैं पास हो जाता, ठीक है। ऐसा ना हो, तो इसलिए वीडियो देखें, ठीक है। और मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ, मैथ भी बनाऊँगा, अभी दूसरे चैप्टर चल रहा है। ये आपका 1-2 वीडियो में आपका CHE1 में आपको कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, ठीक है जी, शेयर करें। अभी चैनल नया है, ठीक है, तो सपोर्ट करें और ऐसी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।